बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बर्ड्स में अपना नेक्स्ट लेक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन इन बर्ड्स पढ़ेंगे। बर्ड्स की क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर का जो पार्ट रिमेनिंग है वो आपको हाफ़ कल और हाफ़ परसों साथ के साथ मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि उसके टोटल 19 पार्ट्स बने थे, इस वजह से सारा इकट्ठा सेंड नहीं किया। तो अल्लाह का नाम लेके हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बर्ड्स की बॉडी की शेप और इसके सभी सिस्टम्स के अंदर फ़्लाइट के लिए अडाप्टेशंस नज़र आते हैं। इस तरह से एंडोथर्मी इनकी अडाप्टेशन है। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनकी सेंसेस बहुत शार्प होती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स की जो नज़र होती है बहुत आला दर्जे की होती है। इनको बहुत दूर से और बहुत अच्छा नज़र आता है, और इनको हमारी निस्बत कलर्स वगैरह भी ज़्यादा नज़र आते हैं। सिमिलरली ये किसी चीज़ पे बहुत डिस्टेंस से फोकस भी कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और हम नहीं कर सकते जहाँ पे वहाँ पे भी। इनकी गर्दन भी लंबी और फ्लेक्सिबल होती है, और इनकी बोन्स वेट के अंदर बहुत हल्की होती हैं। हल्की होने के बाद साथ साथ वो मज़बूत भी होती हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसको फ़्लाइट में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको प्लूमेज कहा जाता है। मतलब जो सारे फीदर्स, उसका कलेक्टिव नेम प्लूमेज है। तो फीदर के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो फ़्लाइट के लिए ज़रूरी हैं। एक तो ये फ़्लाइट सरफेस के तौर पे काम करते हैं, जिससे बर्ड को लिफ्ट यानी कि नीचे से ऊपर को उछाल की फ़ोर्स मिलती है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट मुड़ने में बर्ड को हेल्प करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये एक्सेसिव हीट लॉस को रोकते हैं, यानी कि इंसुलेट करके बर्ड्स को रखते हैं, और उनकी बॉडी में जो हीट होती है उसको इन्वायरमेंट में जाने से या एयर में लॉस्ट होने से रोकते हैं। इनकी इंसुलेशन कैपेबिलिटीज़ का भी इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो बत्तख होती है ये पानी में तैरती है, लेकिन फिर भी इसके फीदर्स इसकी बॉडी हीट को पानी में जाने नहीं देते, क्योंकि बर्ड्स अपने ज़्यादा बॉडी हीट प्रोड्यूस करने के लिए इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज़ होता है, और इतनी मेहनत करके ये जो हीट प्रोड्यूस करते हैं अगर वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाए तो फिर ये ठीक नहीं है। इसके अलावा इनके जो फीदर्स हैं ये कोर्टशिप बिहेवियर में, यानी कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनक्यूबेशन यानी कि फीदर्स के नीचे लेके ये अपने अंडों को गर्म करते हैं और फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, और इनको वाटर प्रूफ भी करते हैं। जो बर्ड्स तो पानी के अंदर या पानी के आसपास रहते हैं उनके पर ज़्यादा वाटर प्रूफ होते हैं बनिस्बत के जो खुश्की पे रहने वाले या पानी से दूर रहने वाले बर्ड्स हैं उनके पर इतने ज़्यादा वाटर प्रूफ नहीं होते। इसकी एग्जांपल ये है कि बत्तख को पानी में डुबोएं तो वो गीली नहीं होती, जैसे मर्ज़ी डुबोते रहें उसको, लेकिन ये जो मुर्गी है इस पर पानी डाल दें तो ये गीली हो जाती है और इसके पर आपस में जुड़ जाते हैं। वजह मुर्गी के अंदर ये जो वैक्स की कवरिंग है ये इतनी अच्छी नहीं होती। ये जो वाइट कलर में लिखा है ये एवोल्यूशनरी पॉइंट है। जो फीदर्स हैं ये भी एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जैसे रेप्टाइल्स में स्केल्स बनते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि बोथ द फीदर्स एंड स्केल्स ये दोनों एपिडर्मस के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये पॉइंट इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। तो फीदर्स के जो अंदर वाली साइड पे मतलब कि गूदा होता है, ये अपने परिंदे का को पर देखा उसकी जो दरमियान वाली डंडी सी होती है उसको इनर पल्प कहते हैं। इसके अंदर डर्मल एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से ब्लड वेसल्स, जिससे जो फीदर्स हैं उनको लगातार फूड न्यूट्रिशन मिलती है और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करता जाता है। और फीदर के अंदर कोई कलर वगैरह जो आते हैं वो इसकी स्किन के अंदर से ही बन के फीदर्स में जमा होते हैं, वो भी यहीं से ही आते हैं।
तो जब एक फ़ीदर मैच्योर हो जाता है तब इसकी जो ब्लड सप्लाई है कट ऑफ हो जाती है और तब ये फ़ीदर बिल्कुल डेड हो जाता है। इसके अलावा इसमें केराटिन की डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है और तब फिर इसको मतलब कि अगर स्किन से उखाड़ भी दिया जाए तो बर्ड्स को इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई फ़ीदर अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है और उसको उखाड़ा जाए तो अक्सर इनके स्किन के नीचे से फिर ब्लड भी निकलने लग जाता है। तो आपने देखा भी होगा ये अक्सर परिंदों के पर गिरे होते हैं इधर उधर, तो वो उनके पुराने डेड वाले फीदर्स होते हैं कि जो ऐसे उखड़ के निकल भी जाएं तो एक तो उनको उससे कोई मसला नहीं होता, दूसरा उसकी जगह पे फिर इनका नया फीदर भी निकल आता है, लेकिन वो बिल्कुल ज़ीरो से उसको बड़े होते होते टाइम लगता है। तो जिस तरह से हेयर के नीचे हेयर फॉलिकल होता है जहाँ से हमारे सर वगैरह के बाल निकलते हैं, इसको शैम्पू के ऐड में काफ़ी बड़ा करके दिखा रहे होते हैं, तो इसी तरह से इनके स्किन में एक फीदर फॉलिकल होता है। जस्ट लाइक हेयर फॉलिकल, इनमें फीदर फॉलिकल होता है जिससे फीदर्स उगते हैं। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम है जिसकी पिछली स्लाइड के अंदर बात हुई थी। काइंडली अपने फ़ोन्स को टिल्ट कर लें। ये फीदर की फॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। जो इसका ऊपर वाली डायग्राम है यानी कि ए वाली, इसमें ये भी डेवलप हो रहा है, छोटा है। बी वाली डायग्राम में साइज़ में कुछ बड़ा हो गया और इसको अंदर से कट करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये रेड और ब्लू कलर की जो वेसल नज़र आ रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो इसको कंटिन्यूस ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। तो इसकी लेबलिंग डिस्कस कर लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेवलपिंग फीदर और ये फीदर फॉलिकल यानी कि वो कप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से ये उगते हैं, ये इनकी स्किन की ऊपर वाली लेयर एपिडर्मस और ये फिर नीचे वाली पिंक कलर में जो है ये डर्मस है। सिमिलरली नीचे वाले के ऊपर आएंगे तो ये इसके अंदर इसकी ब्लड वेसल्स हैं, वही डर्मस एपिडर्मस। कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड मीन्स एक सख्त किस्म की जो इसके ऊपर कवरिंग होती है, और ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो अंदर ग्रीन कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ये फ्यूचर बार्ब्स हैं, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे जब ये फीदर बड़ा हो जाएगा तो इसके ये दरमियान वाले पोर्शन से जो साइडों पे इसके बारीक बारीक फिलामेंट्स से निकलते हैं वो निकलेंगे। नेक्स्ट जो सबसे नुमाया किस्म के फ़ीदर किसी बर्ड के अंदर पाए जाते हैं इनको कंटोर फीदर्स कहा जाता है, जो कि इसकी बॉडी इसके परों के अंदर और इसकी टेल के अंदर पाए जाते हैं। वो जो क्लासिफिकेशन में ईगल की पिक्चर थी, पता नहीं अब आप वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं। एनी हाउ किसी परिंदे ने अपने पर फैलाए होते हैं, इसके परों में जो सबसे लंबे वाले फीदर्स होते हैं उनको कंटोर फीदर्स कहते हैं। तो कंटोर फीदर्स के दरमियान में एक वेन होती है, ये वाली जो वेन है ये ब्लड वेसल वाली वेन नहीं है, ये किसी इसका दूसरा चीज़ है, चीज़ ही और होती है। और इसके अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे वेब्स की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और एक इसके दरमियान के अंदर स्पोर्टिव शाफ्ट होता है, यानी कि एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इसको सेंट्रल एक्सिस के तौर पे काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फीदर की जो बार्ब्स हैं शाफ्ट से ब्रांचेस बन के अलहदा निकलती हैं और मज़ीद इस पर छोटे छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बारबेक्यूल्स कहा जाता है। बारबेक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और हुक की तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हेम्यूलाई कहते हैं। हेम्यूला इसका जमा है, हेम्यूलस इसका सिंगल है। तो डिफरेंट जो अल्टरनेटिव बार्ब्स होते हैं आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं जिससे जो इसके कंटोर फीदर्स हैं ये बिल्कुल सीधे रहते हैं और स्मूथ रहते हैं। फीदर्स की डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो फीदर्स आते हैं इसमें डाउन फीदर्स हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं, छोटे होते हैं और स्किन के बिल्कुल साथ साथ पाए जाते हैं। और तीसरी टाइप इसकी फाइलोप्लूम्स या पिन फीदर्स हैं, ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत बारीक हेयर लाइक होते हैं। तो पहली टाइप इसकी कंटोर फीदर आपने ऊपर पढ़ ली। तो फीदर्स की तीन टाइप्स याद रखनी है। फर्स्ट कंटोर फीदर बड़े और नुमाया किस्म के होते हैं, इसकी टेल में, फीदर्स में, विंग्स में और इसकी बॉडी के ऊपर जो बड़े बड़े फीदर्स होते हैं वो यही होते हैं। तो मेनली जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं उसमें ये फ़्लाइट में भी यूज़ होते हैं और फ्लाइट इन्हीं से ही पॉसिबल होती है।
आपने अक्सर सुना होगा किसी ने घर तोता रखा होता है, कबूतर रखे होते हैं तो खुले फिर रहे होते हैं, पूछने पे बताते हैं कि हमने इसके पार काटे हुए हैं, तो वो इसके कंटोर फीदर्स ही काटते हैं। दूसरे डाउन फीदर्स जिनका काम इंसुलेशन है, और तीसरे फाइलोप्लूम्स जिनका काम सेंसरी फंक्शन है। अच्छा, तो बेटा ये जो डायग्राम है इस पे नोटिस करें, इसके अंदर ये एक परिंदे का पर है जिसको फीदर कहा जाता है। तो फीदर का ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको क्विल कहा जाता है। ये आपने छोटी क्लासों में ABC में पढ़ा भी होगा, क्यू क्विल। तो ये जो इसकी दरमियान वाली डंडी इसको शाफ्ट या रेकस कहा जाता है। उसके बाद ये इसके बार्ब्स हैं, ये जो चौरस डिब्बा बना के दिखाया और इसी डिब्बे को जूम करके बड़ा करके आगे दिखाया हुआ है। अब ये इसका दरमियान वाला शाफ्ट है और ये इसके इंडिविजुअल बार्ब्स हैं, और इनको अगर मज़ीद जूम करके देखें तो अलग-अलग फीदर्स को अपनी जगह पे रखने के लिए इनके ऊपर ये इंटरलॉकिंग हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कुंडी की तरह से एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं और फीदर्स को ऐसे बंद और सीधी शेप के अंदर रखते हैं। अगर आपको कोई कबूतर वगैरह का फीदर या अक्सर मिल जाते हैं तो ये आपको इतना तो पता होगा, अक्सर ये बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं कि इसको मतलब कि अगर ये नीचे को आप इस पर हाथ फेरेंगे तो ये सारे अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर फिंगर्स में दबा के 2 दफ़ा सीधा करेंगे तो ये सारे वापस अपनी जगह पे इंटरलॉक हो जाते हैं और ये फीदर सारा ऐसे दोबारा से बंद हो जाता है। यानी कि खींचने पे इस तरह से ओपन हो जाते हैं क्योंकि ये खुल जाते हैं, और इसको जब दोबारा दबा के इस पर हाथ फेरें तो ये बंद होकर दोबारा से इस शेप में आ जाता है। तो ये वाले और इस शेप के फीदर्स होते हैं, यही मेनली इसके कंटोर फीदर्स होते हैं। उसके बाद जो बी वाली पिक्चर है ये वाली, ये इसके डाउन फीदर्स हैं जिनका काम है एडल्ट्स के अंदर और इमेच्योर बर्ड्स दोनों के अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और बच्चों, आपने मुर्गी के वो जो चूज़े रंग बिरंगे मिलते हैं वो देखे होंगे, वो चूज़े के अभी जब पर नहीं निकले होते तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे ना फीदर्स की एक कवरिंग होती है बड़ी सॉफ्ट किस्म की, तो वो सारे के सारे डाउन फीदर्स होते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसके कंटोर फीदर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो उड़ भी लेता है। ठीक है, जो सी है ये भी कंटोर फीदर की एक टाइप है, और इसके अलावा जो इसमें अब डी है यानी कि ये वाला, इसको पिन फीदर कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप पिन की तरह की होती है, या इसको फाइलोप्लूम कहा जाता है। तो स्किन के अंदर मौजूद नर्व एंडिंग्स के साथ ये जुड़े होते हैं और ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि कंटोर फीदर्स के नीचे छुपे होते हैं, इसका ये वाला जो सिरा है ये ओपन होता है, ये जो बारीक सा सिरा ये स्किन में नीचे जाके यहाँ पे इसके एंड के साथ एक नर्व अटैच होती है जो कि इससे आने वाले डिफरेंट मैसेजेस को फिर आगे ब्रेन तक पहुँचाती है। तो ये फीदर्स की टाइप्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सारे के सारे बर्ड्स जितने भी तरह के होते हैं इन सब के अंदर कुदरती तौर पे ये ख़ासियत पाई जाती है, ये इनका इननेट बिहेवियर भी है कि ये अपने परों को साफ़ करते रहते हैं और उनको सीधी शेप में अरेंज करते रहते हैं। इससे ये होता है कि इनके एक तो पर सीधे रहते हैं ताकि ऑर्डर में रहें और उससे वो ज़रूरत पड़ने पे उड़ सकें। दूसरा, जो छोटे मोटे पैरासाइट चिच्चड़ वगैरह या चूंटियाँ इनके परों में घुसी होती हैं, ये उनको पकड़ के निकाल देते हैं या खा लेते हैं। एक प्रोसेस है जिसको प्रीनिंग कहा जाता है। प्रीनिंग का मतलब होता है परों पे चोंच फेरना। तो उससे जो इनके पर होते हैं बिल्कुल स्मूथ, साफ़ सुथरे और अपनी ही जगह पे रहते हैं। और वो हेम्यूलाई जो अपनी जगह से हट गए हैं तो ये उसको दबा के वापस अपनी जगह पे सेट कर देते हैं और इनके पर दोबारा से नए जैसे हो जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे इनकी टेल शुरू होती है वहाँ पे इनकी कमर के पास एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। तो उसके अंदर से एक थिक किस्म का ऑयल प्रोड्यूस होता है जिस तरह से सीबम है ऐसे। तो ये अपनी चोंच की मदद से उस ऑयल को अपने परों पे फैलाते रहते हैं। उससे इसके पर चमकीले और वाटरप्रूफ रहते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं ऊपर से।
इसके अलावा ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इसमें से पैदा होने वाली सेक्रीशन जो कि सीबम एक तरह का गाढ़ा सा तेल होता है, इसी की मदद से परिंदे अपनी चोंच को भी लुब्रिकेट करते हैं, अपनी टांगों पे भी उसको फैलाते हैं, क्योंकि ये ड्राई होती हैं, इन पे स्केल्स होते हैं, पर सभी बर्ड्स की टांगों पे स्केल्स की कवरिंग होती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो जिस तरह सर्दियों में स्किन फटने लग जाती है, शेफिंग का प्रोसेस उसको ही कहते हैं, तो शेफिंग से इसको बचाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको एंटिंग कहा जाता है। एंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जो कि मेंटेनेंस बिहेवियर के अंडर आता है। तो ये बहुत सारे सॉन्ग बर्ड्स यानी कि जो बोलने वाले परिंदे होते हैं, चहचहाने वाले, उनके अंदर कॉमनली पाया जाता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि एक बड़े साइज़ की चूंटी को अपनी चोंच में पकड़ते हैं और उसको अपने परों के ऊपर ऊपर उसका ना सर रगड़ते हैं। तो चूंटी के जो जबड़े होते हैं, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड अच्छा खासा डेंजरस एसिड है। इसी वजह से जब चूंटी काटती है तो वो जो दर्द होता है उसके काटने का नहीं होता, वो जो स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है उसका होता है। तो ये जब चूंटी का सर अपने परों पे रगड़ते हैं और चूंटी वहाँ काटने की कोशिश करती है और फॉर्मिक एसिड वहाँ पे इंजेक्ट होता है, तो उससे ये होता है कि परों में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको माइट्स कहा जाता है, ये एक तरह के पैरासाइट होते हैं, इनके परों को ख़राब करते हैं, तो फिर वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये इन्होंने टाइम के साथ साथ ये सीख लिया कि हम ऐसे करके अपने परों को बेहतर तरीके से साफ़ रख सकते हैं। नेक्स्ट है फीदर की पिगमेंटेशन। कोई भी फीदर किसी भी बर्ड का जब ये बनता है तब ये कलर्ड नहीं होता, और बाद में इसमें डिफरेंट किस्म के जो पिगमेंट्स हैं डिपॉजिट होते हैं, जिससे इनके डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो एक चीज़ इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अक्सर बर्ड्स जैसे हमें रंग बिरंगे नज़र आते हैं, एक्चुअल में इनके फीदर उस कलर के नहीं होते। यानी कि इनके फीदर के अंदर उस सेम कलर का पिगमेंट नहीं होता। रियलिटी में ये होता है कि इनके फीदर्स जो लाइट है इसको डिफरेंट तरीके से डिफ्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइट की रेज़ को फैला देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं। तो उससे डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट होती है अलग-अलग हो जाती है, और हमारी आँखों से जो वेवलेंथ आके टकराती है हमें इनका वही कलर नज़र आता है। एग्जांपल इसकी यहाँ पे दी गई है कि जो ब्लू कलर के फीदर्स होते हैं ये ब्लू कलर के असल में तो नहीं होते, ना इनके अंदर कोई ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। होता ये कि इनकी जो बार्ब्स के ऊपर वाली लेयर होती है उसमें बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं और उसमें कोई किसी किस्म का कलर पिगमेंट नहीं होता। लेकिन जब सूरज की रोशनी या कोई दूसरी रोशनी इस पर पड़ती है तो ये उसको इस तरह से रिफ़्लेक्ट करती है कि जो ब्लू कलर वाली वेवलेंथ है वो हमारी आइज़ तक आती है और हमें वो फीदर्स ब्लू नज़र आते हैं। यानी कि सिर्फ ब्लू को रिफ़्लेक्ट कर देती है और जो बाकी हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखने का प्रिंसिपल आपको पता है कि ब्लैक कलर की चीज़ ब्लैक इस करके नज़र आती है कि वो हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाइट इसलिए वाइट नज़र आती है कि हर वेवलेंथ को वापस भेज देती है। और रेड वाली चीज़ रेड इसलिए नज़र आती है कि वो रेड कलर की वेवलेंथ को छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से जो चीज़ ग्रीन नज़र आ रही है वो ग्रीन कलर को रिफ़्लेक्ट करेगी, बाकी एब्जॉर्ब करेगी। तो यही मैकेनिज़्म बर्ड्स के अंदर भी है। उसके बाद एक और प्रोसेस है, इसको इरिडिसेंस कहते हैं। इरिडिसेंस कहते हैं जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है और वो चीज़ चमकती है, इसको कहता है लश्कारे मारना, तो उसको इरिडिसेंस कहा जाता है। तो अक्सर परिंदे जिस तरह से पीकॉक्स वगैरह होते हैं या फीजेंट्स होते हैं, इनके जो पर लाइट में चमकते नज़र आते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो लाइट की वेव्स हैं इसके बारब्यूल्स की मूवमेंट के हिसाब से इंटरफेयर यानी कि डिस्टर्ब होती हैं, और फिर जिस तरह हमारी आइज़ तक आती हैं हमें उसके कलर बदल बदल के नज़र आते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है जो हमिंग बर्ड है, इसकी गर्दन और इसकी जो बैक साइड पे पर होते हैं
ये धूप के अंदर जैसे जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो कभी हमें ग्रीनिश नज़र आते हैं, कभी पिंक शेड में चले जाते हैं, पर्पल शेड में चले जाते हैं, ब्लू भी नज़र आते हैं और ऑरेंज रेड से भी नज़र आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर जो लाइट है ये किस एंगल पे पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, लाइट का सोर्स क्या है और उसके बाद वहाँ से रिफ़्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों तक किस एंगल पे आ रही है। इसके अलावा बेटा ये जो हमिंग बर्ड अगर आपने नहीं भी देखा तो जो मोर के पर होते हैं जिसको मोर की टिक्की कहा जाता है, तो मोर की टिक्की आपने देखी होगी। इसको आंखों के बिल्कुल सामने रख के देखें, इसका कलर और नज़र आता है। राइट साइड को तिरछा करें, कलर बदल जाता है। हॉरिजेंटल पोजीशन में करके देखें आंखों के बिल्कुल पैरेलल, तो तब इसका कलर कुछ और नज़र आता है। तो अब ये जो कलर में डिफरेंस है, पर का कलर तो वही है जो है, अलग-अलग कलर हमें इसलिए नज़र आते हैं और चमकते हुए भी इसलिए नज़र आते हैं कि उस पर जो लाइट हो के हमारी आंखों तक आ रही उसका एंगल बदलता जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट पीकॉक फीदर वाला मैं आपको करके दिखा दूँगा। मैं ढूंढता हूँ, घर काफ़ी सारे पड़े थे तो इनमें से कोई ढूंढ के मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ कि कैसे इससे कलर्स शो होते हैं। हाँ, ये लास्ट लाइन इसके अंदर रह गई कि बर्ड्स के फीदर्स के ऊपर बने हुए डिफरेंट कलर पैटर्न्स, एक तो क्रिप्टिक कलरेशन यानी कि कैमोफ्लाज के लिए, स्पीशीज़ रिकग्निशन के लिए कि एक स्पीशीज़ के मेंबर अपने ही दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स को पहचान लें। इसके अलावा सेक्स रिकग्निशन के लिए यानी कि मेल बर्ड कौन सा है, फीमेल कौन सा है, उनका पता चल जाए। तो बर्ड्स के अंदर ये प्रिंसिपल है कि जो मेल होता है ये हमेशा साइज़ में ज़्यादा चमकीला, रंगीन और ब्राइटली कलर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल हमेशा डल कलर्ड, एक ही कलर की या मिट्टी के कलर की होती है। तो यही जो मेल्स के अंदर ब्राइट और कलरफुल फीदर्स हैं ये फ़ीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो वो फीदर्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनको लगातार वेयर एंड टेयर का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बर्ड्स टाइम टू टाइम अपने पुराने फीदर्स गिरा के उनकी जगह पे नए फीदर्स उगा लेते हैं, जिस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। इसी तरह का मोल्टिंग का प्रोसेस आपने इंसेक्ट्स में भी पढ़ा था। तो एक परिंदा कितनी देर के बाद मोल्टिंग करेगा या अपने परों को चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो परिंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि किस ऑर्डर से है। तो सॉन्ग बर्ड्स की अगर बात की जाए तो उनका पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। एक आम किस्म के जो सॉन्ग बर्ड होते हैं वो अंडे से निकलने के बाद जो इसका चूज़ा होता है इस पर डाउन फीदर्स की कवरिंग होती है। उसके बाद ये मोल्ट करता है, उसके मोल्टिंग को जुवेनाइल मोल्ट कहा जाता है। तब इसके ऊपर जो फीदर्स आते हैं उनको जुवेनाइल फीदर्स कहा जाता है। जुवेनाइल किसी की जो यंग फॉर्म होती है उसको कहते हैं। तो उसके बाद वाला मोल्ट उसको पोस्ट जुवेनाइल मोल्ट कहते हैं। पोस्ट का मतलब बाद वाला, जुवेनाइल यंग फॉर्म को कहते हैं, यानी कि यंग फॉर्म के बाद वाला जो मोल्ट होता है वो मौसम ख़िज़ां के अंदर जाके होता है, जिसके अंदर इसके जो बच्चों वाले पर हैं वो गिर जाते हैं और फिर जो पर आते हैं वो शक्ल व सूरत में बिल्कुल एडल्ट्स की तरह के होते हैं और फिर ये एडल्ट जैसा हो जाता है। एक दफ़ा जब इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, यानी कि इनमें अंडे बच्चे देने की एबिलिटी आ जाए, तो फिर प्री नप्चुअल मोल्ट होता है जो हर साल सर्दियों के एंड पे, मतलब जब मौसम सरमा ख़त्म होता है या मौसम बहार शुरू होता है तब जाके होता है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ब्रीडिंग सीज़न में वही कोर्टशिप बिहेवियर के लिए और अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने नए चमकीले खूबसूरत किस्म के परों का पूरा सेट दोबारा से उगा लेते हैं। तो दूसरा जो मोल्ट होता है उसको पोस्ट नप्चुअल मोल्ट कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद वाला, नप्चुअल मीन अब इन्होंने अंडे वगैरह दे लिए हैं। तो ये जुलाई से लेके अक्टूबर के दरमियान में किसी भी टाइम होता है। जुलाई से अक्टूबर काफ़ी बड़ा दौरानिया है। इतनी वेरिएशन इसलिए है कि बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो कुछ जुलाई के शुरू में, कोई उसके मिड में, कोई उसके एंड में, कुछ अगस्त के शुरू में एंड सो ऑन। इस तरह से अपने स्पेसिफ़िक टाइम पे जाके मोल्टिंग करते हैं। इसी तरह से जो पीकॉक्स वगैरह हैं ये सितंबर के अंदर जाके अपने पर
पुराने इनके पूरे पर यानी कि पूरी की पूरी उसकी जो टेल होती है वो सारी उतर जाती है और उसकी जगह पे नई टेल निकलती है। अच्छा, तो उसके बाद जो फ्लाइट फीदर्स हैं ये एकदम से सारे नहीं गिर जाते, ये एक एक करके गिरते हैं और इस तरह से गिरते हैं कि दो दो चार चार करके, यानी कि ये नहीं कि परिंदा बैठा और उसके सारे ही पर गिर गए और उसको बाद में उड़ने की ज़रूरत पड़ी, पीछे से लूमड़ आ गया तो ना उससे उड़ा जाए ना उससे भागा जाए। लेकिन कई परिंदे जिसके अंदर डक्स आते हैं, कूट्स आते हैं और रेल्स आते हैं, इनके अंदर ये जो इनके पर हैं ये सारी बॉडी के पर इनके एकदम से गिर जाते हैं और उसको निकलते हुए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। उस दौरान ये बतखें वगैरह होती हैं फिर ये ना तो पानी में तैर सकती हैं क्योंकि इनके पर ही इनको फ्लोटिंग कंडीशन में रखते हैं, और दूसरा ये उड़ भी नहीं सकती। तो फिर ये जो बतखें और इसके मिलते जुलते इससे दूसरे बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं कि झाड़ियों वगैरह के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। उस दौरान के वहाँ से बाहर नहीं निकलते और इन्होंने अपने जिस्म में जो चर्बी जमा की होती है उसी की ब्रेकडाउन से अपनी फूड की नीड्स को पूरा करते हैं। तो छुपे इसलिए होते हैं कि कोई इनका प्रेडेटर यानी कि लोमड़ी या गीदड़ वगैरह इनको ना देख ले, वरना वो इनको पकड़ के खा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बग़ैर फीदर्स के जो डक्स होती हैं ना तो ये उड़ सकती हैं ना ये पानी में जाके अपनी जान बचा सकती हैं। तो इसके अलावा ये जो कबूतर वगैरह घरों में रखे होते हैं, ये जो पैरट्स वगैरह होते हैं, इनमें आपने नहीं देखा होगा कि इनके सारे पर इकट्ठे गिर जाते हैं। इनमें ये होता है कि इनके पर थ्रू आउट द ईयर एक एक दो दो करके गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्केलेटन ऑफ बर्ड्स, यानी कि इनके अंदर जो ढांचा होता है वो किस तरह का होता है। तो बहुत सारे बर्ड्स, मतलब कि बर्ड्स की मेजॉरिटी में से जो इनकी बोन्स होती हैं ये वज़न के अंदर बहुत हल्की लेकिन फिर भी बहुत पक्की होती हैं। तो कुछ बोन्स जिस तरह से ह्यूमरस है, ह्यूमरस अगले बाजू की हड्डी को कहते हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं और इसके अंदर इंटरनल स्ट्रटिंग होती है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि जिस तरह कमरे की छत को खड़ा करने के लिए नीचे पिलर्स बनाए जाते हैं ना, तो इसके बाजू के अंदर बारीक बारीक इस तरह के कनेक्शंस होते हैं जो पिलर की तरह से इसको कोलैप्स नहीं होने देते, यानी कि बोन के अंदर, क्योंकि बोन अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है, इसलिए उसको रीइंफोर्स करने के लिए यानी कि मजबूत करने के लिए ये बनते हैं। आगे इसकी डायग्राम आएगी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो इंजीनियर्स हैं ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, और इंजीनियर ने जब बर्ड्स की बोन्स को देखा कि कुदरती तौर पे बोन है और यह सॉलिड नहीं है, अंदर से खाली है और इसमें क्रिस क्रॉस कनेक्शंस बने हुए हैं, उन्होंने इसी प्रिंसिपल के ऊपर गेडर गार्डर को कहते हैं, ये जो छत वगैरह में बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। तो तब उनको पता चला कि एक स्ट्रटेड गर्डर एक सॉलिड गर्डर जिसका वज़न चाहे सेम ही है उससे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए फिर ये जो स्काई स्क्रैपर यानी कि बहुत बड़े साइज़ की बिल्डिंग्स होती हैं, बुर्ज खलीफा जैसी, तो उनके अंदर फिर यही प्रिंसिपल पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। अब ये देखें, ये ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें एक जनरल बर्ड का स्केलेटन है और इसकी डिफरेंट बोन्स के साथ साथ नाम बताए गए हैं। ये इसकी टांग का स्ट्रक्चर है यानी कि इसका हाइंड लिम्ब, और ये लिखा हुआ है पर्चिंग टेंडन्स। टेंडन वायर लाइक कनेक्शंस होते हैं जो इसकी फिंगर्स को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं, और इन्हीं टेंडन्स को यूज़ करके पर्चिंग यानी कि किसी टहनी वगैरह पे बैठ जाता है। तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जिस वो स्ट्रटेड स्ट्रक्चर की बात हो रही थी इसके बाजू की हड्डी यानी कि ह्यूमरस के अंदर, वो ये वाली है। इसमें आप देखें कि येलो कलर बोन को शो कर रहा है और इसके अंदर ये जो रेड रेड सी जगह दिखाई गई हैं ये खाली हैं। तो इस किस्म की बोन, अब इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी ये इसी साइज़ की और इसी वेट की एक बिल्कुल सॉलिड बोन जिसके अंदर कोई एयर स्पेस नहीं है उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होती है। तो यही प्रिंसिपल पे गार्डर वगैरह बना के बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं। तो इस बोन के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं
इनका प्राइमरी फंक्शन तो बर्ड के स्केलेटन को हल्का बनाना है। सेकेंडरी फंक्शन इनका इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। वो हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। बर्ड्स की जो स्कल यानी कि इनकी खोपड़ी होती है, इसमें भी जो हड्डियों की तादाद है ये कंपैरेटिवली कम होती है। इसके अलावा इसके मुंह में दांत नहीं होते, क्योंकि दांत भी हड्डी के ही बने होते हैं और इनको फिट करने के लिए जबड़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हड्डी के बने होते हैं। और ये सारा कुछ स्कल में लगा होता है, जिससे स्कल का वज़न काफ़ी सारा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए इनके दांतों की जगह पे एक सख्त किस्म की चोंच होती है, जिसके ऊपर केराटिन की बनी हुई कवरिंग चढ़ी होती है। तो इसकी ये जो चोंच वगैरह होती है ये ओवरऑल प्रोटीन की ही बनती है, जो कि सख्त वाला होता है। तो उड़ने वाले जितने भी बर्ड्स हैं इनको तो अपनी लाइट वेट बोन्स का फ़ायदा है कि इनका बॉडी वेट ओवरऑल कम रहता है, और जितना वेट कम होगा इनको ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ने में उतनी ही आसानी होती है। लेकिन कुछ दूसरे परिंदे जिस तरह से एक्वेटिक बर्ड्स हैं, एग्जांपल लून, तो इनकी बोन्स बहुत डेंस होती हैं और ये डाइविंग के प्रोसेस के दौरान बायंसी यानी कि पानी की जो उछाल की फ़ोर्स होती है उसको कम करती है। इस वजह से ये पानी में काफ़ी डेप्थ तक नीचे जाके गोता लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बोन्स भी हल्की होती हैं और उसमें एयर स्पेसेस होती हैं तो इनके लिए पानी में गोते लगाना पॉसिबल नहीं होना था। और पानी में डाइव करना इनके लिए इसलिए नेसेसरी है कि पानी में डाइव करके उसके अंदर से कीड़े मकोड़े और इवन के फिशेस को भी पकड़ के खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी थोड़ी चोंच की बात करते हैं। चोंच और इसकी जो गर्दन है उसके काम और उसके फंक्शन। तो अब बर्ड्स के जो अगले बाजू होते हैं, इसके फोर लिम्स या फ्रंट अपेंडेजेस, ये फ़्लाइट में यूज़ होते हैं, यानी कि वो परों की फॉर्म के अंदर होते हैं। तो उसको यूज़ करके ये अपने घोंसले नहीं बना सकते या अपने परों को यूज़ करके अपने बच्चों को कोई चीज़ नहीं खिला सकते, उनको हाथों के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो इनकी चोंच और इनकी गर्दन है वो यूज़ होती है, जिसकी वजह से ये काम पॉसिबल है। तो इनकी गर्दन के अंदर जो वर्टिब्री यानी कि मोहरे होते हैं वो सैडल शेप, सैडल कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठने वाली जीन यानी कि काठी होती है उसको। तो उनकी उस तरह की सरफेसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, और परिंदे अपनी गर्दन को किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे लिए वो इम्पॉसिबल होता है जितना अपनी गर्दन को टर्न कर लेते हैं। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है, ग्रीन कलर का जो पैरेट होता है कॉमनली घरों के अंदर रखा होता है, सिट्टेक्यूला क्रेमरी इसका साइंटिफिक नेम है। आप में से काफ़ी बच्चों ने इसको देखा भी होगा। तो ये अपनी गर्दन को तकरीबन घुमा के बिल्कुल पीछे को कर लेता है। सिमिलरली ये जो कबूतर वगैरह होते हैं, पिजन्स, ये भी अपनी गर्दन को लेफ़्ट राइट या ऊपर को उठा के बहुत पीछे तक ले जाते हैं। उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि इनकी जो गर्दन के मोहरे यानी कि वर्टिब्री हैं, उनकी जो शक्ल सूरत होती है वो बाकी जानवर या मैमल्स के वर्टिब्री से डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो इसकी गर्दन का पहला वर्टिब्रा होता है उसको एटलस कहा जाता है, और ये भी स्कल के साथ एक सिंगल पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन पे टच करता है। तो नाम याद रखना है, पहले वर्टिब्रा का नाम एटलस है और जहाँ पे ये स्कल को टच करता है उस पॉइंट का नाम ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। तो जिससे ये अपनी स्कल और नेक के दरमियान में बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल वाला करैक्टर ये आपने इससे पहले रेप्टाइल्स में भी पढ़ा था, और ये रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों के अंदर सेम होता है। ये एक और प्रूफ है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अपनी चोंच और गर्दन को फिफ्थ अपेंडेजेस यानी कि अपने पाँचवें हाथ या पाँव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अपनी चोंच की मदद से आपने देखा कि जो वुड पैकर्स हैं लकड़ी में सुराख करते हैं
और ये अपनी चोंच की मदद से ये अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, और जो इन्होंने अपना नेस्ट बनाना होता है उसमें भी अपनी चोंच से मदद लेते हैं, तिनके उठा के लाते हैं और उनको चोंच की मदद से ही सेट करके एक शेप में करके रखते हैं। तो बर्ड्स में जो पेल्विक गिर्डल, रीढ़ की हड्डी और जो इनकी पसलियाँ होती हैं ये भी फ़्लाइट के लिए मॉडिफाइड होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक रीजन है, यानी कि जो इसका चेस्ट वाला रीजन जहाँ पे इसकी पसलियाँ होती हैं, तो ये थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच होती हैं और पसलियों के ऊपर पीछे को मुड़े हुए ना उभरे हुए हिस्से होते हैं, उनको अनसीनेट प्रोसेसेस कहा जाता है। इस वजह से जो हमारी पसलियाँ तो दरमियान में इनके गैप होता है, तो इसकी पसलियों के दरमियान में छोटे छोटे लिंक्स होते हैं जिससे हर पसली अपने से अगली वाली पसली के साथ जुड़ी होती है। तो प्रेशर बढ़ने पे इसकी पसलियाँ कोलैप्स नहीं होती या टूटती नहीं हैं। ये 21.5 यही है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ अनसीनेट प्रोसेसेस, देखें कि इसकी जो पसलियाँ बिल्कुल सीधी होने की बजाय वी शेप हैं, यानी कि एक छोटा सा कनेक्शन अगले के साथ, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ। तो ये इसकी रिब्स यानी कि पसलियों को मज़ीद मजबूती देने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फ़्लाइट के दौरान ये परों को बड़ी स्पीड में ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, इससे इनके पूरे स्केलेटन को अच्छे खासे झटके लगते हैं, लेकिन ये उसको कवर अप कर जाते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना, अनसीनेट प्रोसेसेस इसकी पसलियों पे पाए जाने वाले इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये एक पसली अगली पसली के साथ अटैच होती है और पूरा रिब केज इकट्ठे स्ट्रक्चर की शक्ल ले लेता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो आगे ब्रैकेट में लिखा है, ये वाला अनसीनेट प्रोसेसेस हैं, ये कुछ रेप्टाइल्स की पसलियों पे भी पाए जाते हैं, और ये भी एक प्रूफ है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो इनका एंसेस्टर था वो सेम था। तो थोरेसिक रीजन से पिछले रीजन को लंबर रीजन कहा जाता है। ये वही नाम है सेम जो इंसान के अंदर आते हैं, एफएससी में पढ़े थे। तो इसके पिछले थोरेसिक वर्टिब्री के आपस में मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको सिनसैक्रम कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पीछे वाले थोरेसिक वर्टिब्री, सारे लंबर वर्टिब्री और सैक्रल वर्टिब्री, और अगली साइड वाले कॉर्डल यानी कि टेल वाले वर्टिब्री। तो इन बोन्स के आपस में मिलने से ये होता है कि एक तो इसकी बॉडी की शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, दूसरा इसकी बॉडी का जो पोस्चर होता है फ़्लाइट के अंदर इसको ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जब एक परिंदा उड़ता हुआ ज़मीन पे उतरता है, तो सारी बात आपने भी छलांगें लगाई हैं, किसी ऊँची जगह से छलांग लगाएं तो बंदा काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ गिरता है। तो उस दौरान ये जो इनका वेट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे पूरे स्केलेटन को बहुत बुरा झटका नहीं लगता। इसके अलावा वो बर्ड जो होपिंग यानी कि ज़मीन पे छलांगे लगा लगा के चलते हैं या बड़ी स्पीड में भागते हैं, जिस तरह से एक बर्ड रोड रनर होता है या शुतुरमुर्ग है, भागने वाला बर्ड है, तो इनके पूरे स्केलेटन को झटके लगने से ये बचा लेता है स्ट्रक्चर। इसके जो पिछले कॉर्डल यानी कि टेल के वर्टिब्री हैं, ये आपस में मिलकर कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर बनता है, उसको पाइगोस्टाइल कहते हैं। तो पाइगोस्टाइल के ऊपर इसके टेल के फीदर्स लगे होते हैं, और टेल का काम ये होता है कि बर्ड्स को लेफ़्ट राइट, जब बर्ड्स उड़ रहे हैं इनको लेफ़्ट राइट मुड़ने में मदद देती है, और जब बर्ड ज़मीन पे उतर रहे हैं तो इसकी स्पीड को कम करने में मदद देती है। तो बर्ड्स के फीदर्स और इसकी टेल की मूवमेंट के प्रिंसिपल पे ही ये जो एरोप्लेन्स हैं सारे ये बनाए गए, और इनके अंदर ये जो इसके पर होते हैं, इनके पीछे वाला जो पार्ट होता है ऊपर नीचे हो जाता है। सिमिलरली इसकी जो टेल का एंड वाला पार्ट वो भी लेफ़्ट राइट टर्न करता है। तो ये लैंडिंग, टेक ऑफ और स्टीयरिंग यानी कि मुड़ने के लिए एरोप्लेन भी सेम वही प्रिंसिपल यूज़ करता है जिस प्रिंसिपल के ऊपर बर्ड्स उड़ते हैं। तो बर्ड्स की जो सीने की हड्डी, स्टर्नम सीने की हड्डी को कहते हैं, इसके अंदर दरमियान में करके उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको कील कहा जाता है। तो ये फ़्लाइट मसल्स की अटैचमेंट के लिए होता है। वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, जिस तरह से शुतुरमुर्ग है, उनके अंदर स्टर्नम के ऊपर कील नहीं होता।
अगर MCQ आए कि वो कौन से बर्ड्स हैं या कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर स्टर्नम के ऊपर कील नहीं होता है, कील एब्सेंट है, तो ऑर्डर्स ट्रूथियोनिफॉर्म्स जिसके अंदर ऑस्ट्रिचेस आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिच, एमू, रिया, कैसोवरी, ये सारे बर्ड्स के अंदर नहीं होता क्योंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में जो आपने पहला ऑर्डर पढ़ा था स्फीनिसी फॉर्म्स, जिसके अंदर पेंगुइन्स आते हैं 2 टांगों पे, वो जो खड़े होकर चलते हैं वो वाले, उनके अंदर भी चेस्ट उनकी फ्लैट होती है और उसके ऊपर एडिशनल कील नहीं पाई जाती। तो कील इसकी पसलियों और एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ी होती है। पेयर्स की फॉर्म में इसमें बोन्स पाई जाती हैं जिनको क्लेविकल्स कहते हैं। वो दरमियान में और नीचे जुड़ी होती हैं और उससे जो स्ट्रक्चर टोटल बनता है उसको फर्क्यूला या विश बोन कहा जाता है। स्केलेटन वाली डायग्राम के अंदर है। इसके अलावा जो बर्ड्स के अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि अपेंडेजेस के हाथ पाँव को ही कहते हैं, ये भी मॉडिफाइड होते हैं। तो फ्रंट अपेंडेजेस यानी कि जो इसके अगले बाजू जो इसके फीदर्स होते हैं, इसकी जो कुछ बोन्स होती हैं या तो ये आपस में मिल के, मतलब कि ज़्यादा बोन्स आपस में मिल के बड़ी और कम बोन्स बन जाती हैं, उनकी तादाद में कमी हो जाती है, तो या फिर ये वैसे ही रिड्यूस होते होते ख़त्म हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसके फ्लाइट फीदर्स अटैच होते हैं। इनकी रेयर अपेंडेजेस यानी कि जो इनकी टांगें होती हैं, ये उछलने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए और पर्चिंग कहते हैं टहनी वगैरह पे बैठने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इनकी टांगों में पर्चिंग टेंडन्स होते हैं जो कि हमने पीछे डायग्राम में देखे भी थे। तो वो इसकी जो पिंडली की हड्डी होती है वहाँ से आते आते इसकी जो पाँव की उंगलियाँ होती हैं वहाँ तक जाते हैं। तो जब ये अपने एंकल जॉइंट को थोड़ा सा फ्लेक्स यानी कि तिरछा करते हैं, यानी कि जैसे ही ये किसी टहनी पे बैठते हैं तो पर्चिंग टेंडन के अंदर खिंचाव पड़ता है और इसका पाँव ऑटोमेटिकली उस टहनी को पकड़ लेता है। तो ये ऑटोमेटिक ग्रेस्प मैकेनिज़्म है। इस वजह से अगर एक परिंदा सोया भी हुआ है ना, यानी कि अपनी टांग की तरफ उसका कॉन्शियस माइंड नहीं है, तब भी उसकी जो टांग और उसका पाँव है वो उस तार वगैरह को पकड़ के ही रखता है। और ये अपनी मर्ज़ी से इन टेंडन्स के ऊपर जो खिंचाव की फ़ोर्स है उसको और ज़्यादा कर सकते हैं। उससे ये होगा कि उसके पाँव के अंदर जो चीज़ पकड़ी हुई है इसने वो मज़ीद मजबूती से पकड़ी जाएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल है जो ईगल्स वगैरह और शिकारी परिंदे जो अपने पंजों से शिकार पकड़ते हैं, तो ये जब शिकार को पकड़ते हैं तो ये अपने टेंडन्स के ऊपर जो फोर्स है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी वजह से ये जो बड़े साइज़ के ईगल होते हैं, ये पहाड़ी बकरे का बच्चा या एक बड़े साइज़ का बंदर भी इजीली उठा के ले जाते हैं। तो जो आपने इस तरह की अगर किसी ने वीडियो देखी है तो वो बिल्कुल रियल है। ठीक है, अब ये दोबारा से यही डायग्राम हमारे सामने आई है, इसको देखें, इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये पर्चिंग टेंडन्स हैं और इसके पाँव का नीचे वाला हिस्सा यानी कि इसके पाँव का जो ये तलवा बनता है, जैसे ही ये किसी सरफेस, किसी ब्रांच, किसी वायर वगैरह के साथ टच होता है, इन टेंडन्स पे खिंचाव पड़ता है और इसके पाँव की फिंगर्स खुद ही बंद हो जाती हैं, यानी कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। और जितनी देर तक कि उसके साथ टच हो रहा है इसका पाँव बंद ही रहेगा। यानी कि अगर वो बैठा बैठा तार पे परिंदा बैठा और सो गया, उसका पाँव तो तार के साथ टच हो रहा है ना, तो ये इसकी फिंगर्स बंद रहेंगी और वो वहीं पे ही बैठा रहेगा। अगर सोया भी हुआ है तो वो गिरेगा नहीं। यही रीज़न है कि परिंदे रात को दरख्तों पे बैठे बैठे सो जाते हैं लेकिन सोते हुए वहाँ से नीचे गिरते नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट्स का लेक्चर था और इसका जो दूसरा पार्ट था यानी कि जो फ़्लाइट से रिलेटेड था वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी आप में से किसी बच्चे को कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में क्वेश्चन करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।